हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल द सोशल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे 8th क्लास का पहला टॉपिक। हमने 6th क्लास के 5 टॉपिक कर लिए हैं और 7th के 2 टॉपिक कर लिए हैं। हर क्लास के यानी 8th के भी 2 करेंगे, फिर 9th के 10th के, ऐसे करके सारी क्लासेस के करेंगे। फिर बाद में जो बचे हुए टॉपिक हैं वो फिर से सीरीज़ में शुरू कर देंगे ताकि सभी बच्चे जुड़ पाएँ। चैनल पे नए हों तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। यानी जो भी इतिहास हमारा घटित हुआ है पहले, तो वो जो तारीखें थी वो कैसे अनुमान लगाया गया है उनका, कब घटित हुई थी घटना और कहाँ पे हुआ था। इतिहास की जो भी घटनाएं हुई हैं वो पहले कहाँ पर हुई थी, हमें कैसे पता चलता है और किसके द्वारा लिखा गया है ये, और इतिहास को अलग अलग पार्ट में कैसे बांटा गया है। इस लेसन में हम जितना जो भी इम्पोर्टेंट है, जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से मैं बीच बीच में हाईलाइट करती रहूँगी, जिससे कि आपको पता चले कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। और बाकी हम जो मेन है ना वो पढ़ते जाएंगे। इसको लेसन को ही बस ध्यान से पढ़ लेना, फिर ज़्यादा क्वेश्चन तो इसमें हार्ड है ही नहीं। तो देखते हैं इस टॉपिक को हम। तारीखें कैसे कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तारीखें जो बताई गई हैं कि इस तारीख को इस सन में ये घटना हुई थी, कि ये कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, एक वक्त था जब इतिहास तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। ये तो पता है आपको, हम इतिहास पढ़ते हैं, सबसे पहले बच्चों के सामने यही समस्या होती है कि इतिहास अगर पढ़ेंगे तो उसमें तो तारीखें याद करते रह जाओ, वो भूल जाते हैं हम। पहले जो इतिहास लिखा जाता था उसमें सच में यही है कि उसमें तारीखों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और वो भी किसके लिए? क्योंकि अंग्रेज़ों ने लिखा था पहले इतिहास, तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो शासन काल में जो भी घटित हुआ था उसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। उन्होंने तारीखों की, इस समय पे ये गवर्नर जनरल आया, इसकी कौन सी नीतियाँ थी, इस सन से इस सन यानी इस अवधि से इस अवधि तक वो गवर्नर जनरल रहा था, इसकी ये नीतियाँ थी, ये सब उसमें दिखाया गया है। आगे देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है, यानी चेंज होते हैं। जैसे प्राचीन काल में 6th क्लास में हमने पढ़ा था, मध्यकाल 7th क्लास में आया हुआ है, और जो आधुनिक काल है ये आपके 8th क्लास में दिया गया है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उसमें क्या बदलाव आए। यानी चेंजेस तो हर काल में होते रहते हैं, तो ये बदलाव होते रहे हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं कि पहले कैसे होता था और बाद में वर्तमान काल में कैसे होने लगा है, ये हम चर्चा करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। रोज़मर्रा की यानी जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, या फिर कोई चाय पी रहा है, तो हम क्या ये कहेंगे कि ये चाय पी रहे हैं, ये चाय कहाँ से आई, कैसे शुरुआत हुई? हम इतना ध्यान नहीं देते। रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, किसने की, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में नहीं पढ़ते। लेकिन इतिहास क्या है, ये सब बताते हैं। इतिहास बताता है कि रेलगाड़ी से आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे, कौन बताता है? हमें इतिहास बताता है। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि किस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों की चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी, लोगों को कैसे जानकारी मिलती थी। तो ये सब भी कौन बताता है? इतिहास बताता है। इतिहास में लिखा हुआ है कि अखबार को किसने शुरुआत की है, चाय की शुरुआत कैसे हुई है, रेलगाड़ी की शुरुआत कैसे हुई है, सारे इतिहास बताते हैं। देखिए, एक इधर देखिए, ये देखिए ब्रिटिश का ये कारनामा था कि इन्होंने जो भी
दर्शाना था, जो भी दर्शाना था वो अपने हिसाब से किया है इन्होंने। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण, पहला नक्शा बनाया है, उसका आवरण दिखा रहे हैं। चित्र क्या है उसका, बाहर का यानी कवर पेज कैसा है ये दिखाया गया है। 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा। जब रॉबर्ट क्लाइव कौन है, अंग्रेज है, और उसने अपने ही चेले को पकड़ा है, रेनेल को। इसने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंप दिया। तो उसने बाहर का फ्रेम कैसा बनाया है, देखिए कि भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक थे रेनेल, उसी का चेला है तो समर्थक तो होगा ही। को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करने का बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। यानी फ्रेम ऐसा बनाया गया है, उसका आवरण ऐसा बनाया गया है कि भारत के लोग ही, इसका मतलब ये चाहते हैं कि अंग्रेज यहाँ पर आए, हमारे ऊपर शासन करें, हमारी संस्कृति की रक्षा करें, कि अपने जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनको, पवित्र ग्रंथ हैं, वो उनको सौंप रहे हैं ब्रिटिश को कि हमारी संस्कृति की रक्षा करें। देखिए कितना मतलब दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि हमारे ही देश में आके शासन कर रहे हैं और हमारी संस्कृति की रक्षा वो करेंगे। संस्कृति क्या वो छोड़ी है इन्होंने? नहीं छोड़ी। तो जिसके हाथ में पावर होती है तो वो तो अपने हिसाब से करेगा। इसलिए ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भारत का नक्शा तैयार करने के लिए किसने तैयार किया था? रेनेल ने। हिंदुस्तान का नक्शा किसने कहा था इसे? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब किया था? 1782 में। ये सब इस तरह के क्वेश्चन याद रख लेना। इस लेसन में ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चन बने, इसमें थोड़े से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए और क्या करते थे ये अंग्रेज? विज्ञापन यानी ऐड देते थे, किसकी? कि पसंद नापसंद तय होती थी। क्या करते थे? जैसे लिप्टन चाय है, लिप्टन चाय के ऊपर अभी देखते हैं हम, यानी चाय को भी उसकी ऐड भी दे देंगे और साथ साथ अपनी खुद के शासन की भी ऐड दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिप्टन चाय के यह फ्रेम ऊपर कवर है, इसकी ऐड दे रहे हैं। इसमें क्या है कि 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। अब फिलहाल वर्तमान में भी आप देख लीजिए, किसी चीज़ की ऐड आती है तो क्या होता है, तो हीरो हीरोइन हैं उनको उनसे ऐड लेते हैं। यानी किसी भी चीज़ को ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये उस टाइम पे भी अंग्रेज करते थे। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। यानी इस तरह की ऐड वगैरह पहले भी होती थी। कौन सी तारीखें, यानी कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण हैं? तो जो तारीखें हैं वो सब ब्रिटिश ने अपने हिसाब से तारीखें तय की हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ही वायसराय या फिर गवर्नर जनरल हैं उनके शासनकाल को महत्वपूर्ण माना है। देखिए यहाँ पर देखते हैं एक उदाहरण पर, ये जो आधुनिक काल का इतिहास दे रखा है 8वीं क्लास में शुरुआत में, तो उसकी थोड़ी सी यानी प्रारंभिक भूमिका दे रखी है कि हम इसमें अलग अलग क्या पढ़ेंगे इस क्लास में। तो आधुनिक काल का इतिहास पढ़ेंगे और उसमें किसके बारे में, यानी आप अगर पहले प्राचीन काल से जोड़ के लिखेंगे तो देखेंगे तो इसमें क्या ब्रिटिश काल के गवर्नर जनरल थोड़ी ना आएंगे, इसलिए इसमें आधुनिक काल के बारे में दे रखा है। इसी वजह से यहाँ पर ब्रिटिश इतिहासकारों का जिक्र किया गया है और वहाँ उसी के गवर्नर जनरल हैं उनका जिक्र किया गया है।
एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये भारत इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे। आधुनिक काल में तो क्या है, इन्हीं के बारे में इनके शासन शुरू हो गया था, तो इनके बारे में दिया गया है। तो प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में सबसे पहले दिया गया कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और आखिरी वायसराय कब से? 1857 की क्रांति के बाद में गवर्नर जनरल को वायसराय बोला जाने लग गया था। तो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म होते थे। लास्ट यही था, माउंटबेटन। और बाकी ये जो हेस्टिंग है, वेलेस्ली है, बेंटिन है, डलहौजी है, ये अलग अलग आपके चैप्टर्स आते रहेंगे, इनके बारे में हम पढ़ते रहेंगे। आगे देखते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाले सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की किताब में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, अभी मैंने बताया था कि इनकी गवर्नर जनरल की जो गतिविधियां हैं, उनकी जो नीतियां थी, उन्होंने कौन सी उपलब्धियां दी हैं, बढ़ा चढ़ा कर तो लिखा ही गया है, क्योंकि उस टाइम इन्हीं का शासन था, तो उनके बारे में दिया गया है। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों का किस तरह ध्यान दे सकते हैं? क्या इन्हीं के बारे में लिखना जरूरी थोड़ी ना है? क्या भारतीय समाज संस्कृति, यहाँ पे जो समूह थे उनके बारे में, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है? सॉरी, आगे देखते हैं। तो ये इतिहास जो लिखा गया है उन्हीं के बारे में लिखा गया है। अगर जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। अगर हम भारतीय इतिहास की जो घटनाएं हैं, भारतीय समाज है, संस्कृति, इनके बारे में लिखेंगे तो ये इन तिथियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्होंने तो भारतीय समाज और संस्कृति को तो बहुत निम्न माना है कि ये तो बहुत ही दबी कुचैली संस्कृति थी, इसको उखाड़ फेंकने का काम अंग्रेज़ों ने किया है। इन्होंने भारतीयों को ज्ञान दिया है, तर्क दिया है, ये इनका ब्रिटिश लोगों का मानना था। देखिए, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, यानी इतिहास को अलग अलग पार्ट में कैसे बांटा गया है। अवधि, इस काल से इस काल तक किसने शासन किया था, ये सब कैसे तय करते हैं। देखिए, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से पढ़ना। 1817 में स्कॉटलैंड उसी का हिस्सा है, ब्रिटेन का, उस टाइम पे था। अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक कौन था? जेम्स मिल का नाम याद रखना। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। वो उसने किस में बांटा है? उसकी बुक थी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इंग्लिश में ये नाम है इसका। आप हिंदी में याद करना चाहो तो ब्रिटिश भारत का इतिहास, दोनों ही याद रखना, इनमें से कोई भी आ सकता है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया या फिर ब्रिटिश भारत का इतिहास, ये किताब लिखी इन्होंने, किसने लिखी? जेम्स मिल ने। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, उसने कितने कालखंडों में बांटा है? भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। इसने धर्म के आधार पे बांट दिया। इसने क्या लिखा है कि पहले हिंदू शासन करते थे, उसके बाद में मुस्लिमों ने शासन किया, बाद में ब्रिटिश आए थे। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने में इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? समस्या तो दिखाई देती है, क्योंकि अगर पहले हिंदू है, हिंदू ज़रूरी नहीं है कि अकेले हिंदू ही शासन करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप का बहुत बड़ा एरिया था, यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग शासक थे, वो शासन करते थे। मुस्लिम जब शासन कर रहे थे, सल्तनत काल है, क्या पूरे भारत पे अकेले वही शासन कर रहे थे? अलग अलग रियासतें भी थी, उस टाइम पे भी हिंदू भी शासन कर रहे थे। यानी ज़रूरी नहीं है कि एक ही धर्म के लोग उसी टाइम पे शासन कर रहे हों, बाकी का कोई महत्व नहीं हो। इसलिए हम हिंदू और मुस्लिम और ब्रिटिश, इनको 3 कालखंडों में बांटना सही नहीं मानेंगे।
देखिए, मिल को लगता था, मिल कौन था? अभी जो भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटने वाला है, स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री है। इसका नाम अभी अभी पढ़ा है, इसकी बुक भी याद रखना। कौन कौन से 3 पार्ट थे ये भी याद रखना। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। ये भी तो ब्रिटिश है, इसने अपने हिसाब से लिखा है इतिहास की। उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों, अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। किसका मानना है? जेम्स मिल का, स्कॉटलैंड के थे। इनका मानना था, ये हमारा मानना नहीं है। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। मैंने पहले बताया था कि इनका यही मानना था कि सभ्यता की राह जो शिष्टाचार है, कला है, कानून है, तर्क शक्ति है, ये सब किसने दी है? कि हम यूरोप वालों ने ही भारत वालों को दी है। इनकी संस्कृति बहुत दबी कुचली थी, इनको कोई नॉलेज नहीं थी, ये सब अंग्रेज़ों का मानना था। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सोचने की भी ज़रूरत है। कुछ ना कुछ तो हिंदुस्तान को प्रगति के राह पर लाने का काम इन्होंने किया है, ब्रिटिश ने। ये मेरे हिसाब से मैं बता रही हूँ। आपको कैसा लगता है ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि इन्होंने ही, जैसे रेल है, टेलीफोन है, न्यूज़ वगैरह है, हर कारखाने वगैरह हैं, हर चीज़ में प्रगति तो की है। भारत में यहाँ आके भारत वालों को बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत आगे लेके गए हैं, पहले नहीं पता था भारत वालों को। हाँ, यहाँ पे की सभ्यता संस्कृति अच्छी थी, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं थी। उस समय जब दुनिया बहुत आगे जा चुकी थी, उस समय तक भी भारत में विकास नहीं हुआ था। अंग्रेज़ों ने इनको, चाहे भले ही इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया हो, लेकिन उसको भारत वालों को नॉलेज ज़रूर हुई है, इनको फ़ायदा मिला है। क्या इतिहास के दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इस तो यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, क्या हिंदू और मुसलमान इन दौर को ही कह सकते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अभी मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि एक शासन काल में एक काल में कि एक ही धर्म के लोग के शासक शासन कर रहे हों, उसमें अलग धर्म के लोग भी रहते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन के भी अपनी समस्याएं हैं। जेम्स मिल ने तो क्या कहा है? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 कालखंडों में बांटा है। लेकिन भारतीय इतिहास को इतिहासकारों ने अलग से किस तरह से बांटा है? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये हम वर्तमान में भी पढ़ते हैं इस कालखंडों को। तो इतिहास को इन कालखंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। ये तो पश्चिम यानी ब्रिटिश लोगों ने ही शुरू की है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता के तरीकों के विकास का युग माना जाता है। इसके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जो इस कालखंड में बांटने वालों के हिसाब से बता रखा है कि इस काल में क्या था। मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। इसमें परिवर्तन दिखाया गया है। प्राचीन काल में कैसा था, मध्यकाल में फिर चेंज हुआ है, और आधुनिक काल में पूरा ही बदलाव हुआ है। सोच विचार में भी समानता, तर्क, विज्ञान, इनके बारे में सोचने लगे हैं। जैसा कि आप किताब में देखें, अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। नहीं, यह एक आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक यानी ब्रिटिश का जब शासन शुरू होता है भारत में,
तो उस युग को क्या कहते हैं, औपनिवेशिक युग। यानी उन्होंने अपने लाभ के लिए ही भारत पर शासन किया है, यहाँ से दोहन किया है धन का, कच्चा माल ले जाके उनको तैयार करके भारत में ही महंगे दामों पे बेचते थे। इसमें फ़ायदा किसका था, अंग्रेज़ों का। यहाँ का तो शोषण किया है, यहाँ पर जो कुटीर उद्योग चलते थे उन सबको बंद कर दिया है नई नई मशीनें लाके। तो ये क्या काल, कौन सा काल बताते हैं इतिहासकार, औपनिवेशिक युग। अब देखते हैं औपनिवेशिक युग किसे कहेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इस किताब में आप पढ़ें कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। इसमें आप क्या पढ़ोगे 8th क्लास में, कि अंग्रेजों ने हमारे देश को किस तरह से जीता था और राजाओं और यहाँ के स्थानीय नवाबों को किस तरह दबाया गया था। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किए, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर ख़रीदा, निर्यात के लिए बहुत महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, यानी ज़बरदस्ती करवाते थे कि नील की खेती करो। जिनकी ज़रूरत इनको होती थी अंग्रेज़ों को, उनकी खेती ज़बरदस्ती करवाते थे। इन सारी कोशिशों के कारण यहाँ बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं, पसंद नापसंद और रीति रिवाज व तौर तरीक़ों में क्या बदलाव आए, इसमें पूरा बताया गया है आपको कि औपनिवेशिक काल में क्या क्या घटित हुआ था। यहाँ के जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे में इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक प्रक्रिया कहा गया है। किसे कहा गया है कि किस तरह से यहाँ की चीज़ों को सस्ती कीमत पर ख़रीदा गया, निर्यात के लिए जो भी ज़रूरत की फसलें थी वो उगाई गई, वो ज़बरदस्ती करवाई गई। यानी ज़बरदस्ती किया गया है हर चीज़ में अपने फ़ायदे के लिए। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए हैं, यहाँ के रीति रिवाज हैं, यहाँ के तौर तरीके हैं, वो कैसे बदल गए हैं। तो इस तरह से यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो बदलाव आए हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, औपनिवेशीकरण। आगे देखते हैं, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। प्रशासन जो था वो इन चीज़ों को लिखने के लिए कैसे अभिलेख तैयार करता था। यानी अंग्रेज़ों के शासनकाल की, आधुनिक काल का इतिहास पढ़ रहे हैं तो अंग्रेज़ों के शासनकाल का ही पढ़ेंगे हम। अंग्रेजी शासन तैयार किए गए सारे रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इतिहासकार इतिहास कहाँ से लिखेंगे, जो उनको रिकॉर्ड मिलेंगे, अभिलेख मिलेंगे या जो भी मिलेगा उसी के स्रोत, जो सोर्सेज मिलेंगे तभी तो वो इतिहास लिखेगा। तो जो रिकॉर्ड मिले हैं, सरकारी रिकॉर्ड, उन्हीं के आधार पर इन्होंने इतिहास लिखा है। अंग्रेज़ों की मान्यता था कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने चीज़ों को लिखा है, ये उनका अंग्रेज़ों का मानना था। उन्होंने जब भी से शासन शुरू किया है उसी समय से इतिहास हर घटना को लिखा है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच और को साफ साफ लिखना ज़रूरी था। इन्होंने जो भी योजना बनाई, जो भी जो फैसले लिए, जो भी जहाँ पर जो जांच होती थी, जो भी घटना घटित होती थी उसको लिखते थे। ये ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज़ों, पत्रों को संभाल कर रखना ज़रूरी है। जो भी नीतियाँ बनाई हैं, जो भी योजना बनाई है, जो भी जैसे विद्रोह हुए हैं, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से ज़्यादा बढ़ा है, कहाँ पर कौन सी घटना घटित हुई, हर चीज़ को ये लिखते थे और संभाल कर रखते थे। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमीशन के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, जो भी सरकारी वो दस्तावेज थे उनको रिकॉर्ड में रखा जाता था। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे। यानी इनको संभाल कर रखने के लिए क्या बनाए गए थे, अभिलेखागार और संग्रहालय, या जहाँ पर चीज़ों को रखते हैं संभाल कर, ये सब बनाए गए थे। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन
की शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। ये सेफ रखे हुए हैं। जो भी अभिलेखागार उस समय के बनाए गए थे उसको आज भी आप देख सकते हैं। या नोट्स लिखे गए हैं, रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे प्रांतीय अधिकारियों अफसरों के आपस में जो बातचीत होती थी उसको उसकी नकल भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। कहाँ है? नई दिल्ली में, क्योंकि भारत की राजधानी बन गई थी 1911 में ही दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी, तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार बनाया गया है। देख लीजिए यहाँ पर ये बनाया गया है। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक ही बनाए गए थे। संग्रहालय जहाँ पर प्राचीन जो भी वस्तुएं हैं, जो भी संभाल कर रखने की ज़रूरत होती है, वो राष्ट्रीय संग्रहालय भी बनाया गया, अभिलेखागार भी बनाए गए हैं ताकि वहाँ पर रिकॉर्ड रखे जा सकें। ये ब्रिटिश ने बनाए हैं। उन्हें तैयार कौन करता था? उन अभिलेखों को कौन तैयार करता था? उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी ज़रूर याद रख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। खुशनवीसी को क्या कहते हैं? सुलेखनवीस, यानी बहुत अच्छे ढंग से जो लिख सके चीज़ों को, उसे क्या बोलते थे? खुशनवीस या सुलेखनवीस। यहाँ से ये वर्ड आ सकता है कि ये कौन होते थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी, यानी सर्वे किया जाता था। किन किन चीज़ों का सर्वे किया जाता था? 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे, क्योंकि उनको यहाँ पर शासन करना था। तो उनको यहाँ का नक्शा तैयार करने के लिए यहाँ पर सर्वे किए जाते थे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह है कि यहाँ पर कौन सी फसल उपज सकती है, यहाँ पर कौन सी फैक्ट्री लागू की जा सकती है, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं, हर चीज़ का सर्वे किया जाता था जिनकी ज़रूरत इनको पड़ती थी। देखिए यहाँ पर सर्वे किया गया है। शरीफे का ये पौधा दिखाया गया है कि इनसे ये उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये इसको कितनी मिट्टी की गुणवत्ता की ज़रूरत होती है, सारे सब कुछ सर्वे किया जाता था। ये ब्रिटिश काल की बात हो रही है, उस टाइम पे सर्वे किया जाता था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। पहली जनगणना कब हुई थी? 1871 में, लेकिन वो सफल नहीं हुई थी। 1881 में पहली हुई थी। तो 19वीं सदी के आखिर में क्या हुआ? हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी थी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। यानी हर चीज़ का सर्वे किया जाता था। वहाँ पर पेड़ पौधे कैसे उग सकते हैं, वहाँ पे कैसे जीव जंतु हैं, स्थानीय इतिहास हो, यहाँ पर किसने शासन किया था पहले, कैसे किया था, यहाँ पर कौन सी फसल उग सकती है, हर छोटी से छोटी चीज़ का सर्वे किया गया था, जनगणना की गई थी। तो यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर वनस्पति सर्वे किया गया था, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया था, पुरातत्वीय सर्वेक्षण किया गया था, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, यानी सभी सर्वे किए गए थे कि यहाँ का कैसा वातावरण है, यहाँ पे मिट्टी कितनी उपजाऊ है, अलग अलग एरिया का किया गया था। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता? रिकॉर्ड इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि सारी जानकारियाँ सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं, कि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इन्होंने अपने सहूलियत के हिसाब से आपस में बातचीत के लिए या वाद विवाद के लिए भी तैयार किया गया है। बंगाल में जो मानचित्र दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए, इनको क्या था, फैक्ट्री वगैरह लगानी थी, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सर्वे किया गया है। देखिए आगे चित्र दिखाए गए हैं, सर्वे करने की जो भी चीज़ें हैं, वस्तुएं इनको ज़रूरत पड़ती थी, ये दिखाई गई हैं कि यहाँ पर हर छोटी से छोटी चीज़ का सर्वे किया गया है कि यहाँ पर अगर कुछ इनको स्थापित करना है
कुछ भी, तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या इसके आसपास वो अवेलेबल है या नहीं, ये सारा सर्वे किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1857 के विद्रोह का चित्र दिखाया गया है। देखिए, ये आप इस क्लास में आपके आगे आएगा ये लेसन 1857 का विद्रोह का। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, इनमें हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। चित्रकार की सोच तो पता चलेगी, क्योंकि ये चित्र बनाने वाला भी कौन है, ब्रिटिश है, वो अपनी सोच के हिसाब से बनाएगा। तो इस तरह से 1857 के विद्रोह के बाद तैयार किए गए इस सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर में नीचे लिखा होता है, क्या लिखा गया है, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। क्या लिखा गया है, ये नहीं दिखाया गया कि उनके साथ जोर ज़बरदस्ती की जा रही है भारत वालों के साथ, ये ऐसा नहीं दिखाया गया है, बल्कि ये दिखाया गया है कि बागी हैं ये सिपाही, ये विद्रोह कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। देखिए, ये दिखाया गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आगे देखते हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता जो भारतीयों को बताया गया है, उनको कैसा बताया गया है, लालची हैं, ये दुष्ट हैं और बेरहम थे। इस विद्रोह के बारे में आगे लेसन दिया गया, उसमें और ज़्यादा डिटेल से हम पढ़ेंगे। इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे। यानी जो भी लिखा गया है इतिहास, उसमें किसके बारे में लिखा गया है, किसकी सोच में लिखा गया है, सरकारी अफसर कौन थे, ब्रिटिश थे। तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, अपनी सोच के हिसाब से लिखा है। इन्होंने कभी ये नहीं महसूस किया कि जो और जनता है और भारतीय उपमहाद्वीप के लोग हैं, वो कैसा महसूस करते हैं, उनकी कार्यवाहियों की क्या वजह थी। यानी ये 1857 का विद्रोह दिखाया गया है, इसकी वजह क्या थी, वो कार्रवाई क्यों कर रहे थे, ये सब नहीं दिखाया गया है। आगे देखिए, इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा, तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं बनते। लेसन बहुत लंबा खिंच गया है, इसलिए पूरा ही करवा दिया गया है, आगे क्वेश्चन बाद में करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।